हिंदी नाटक। पांचवा नाटक है हमारा ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी है और ये जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है कि स्त्री पात्र को हम किस तरह से, स्त्रियों को हम कैसे सशक्त कर सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। इसकी विषय वस्तु क्या है? ये समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है। स्त्री समस्या एक सबसे बड़ी समस्या रही है हमारे इतिहास के अंदर। उनकी जो कंडीशंस है वो सबसे बड़ी समस्या रही है, उनका शोषण सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक है, जिसका कथानक गुप्त काल से है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ पर गहन विचार किया है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति क्या है, उस स्थिति का सच्चा वर्णन इस नाटक के अंदर किया गया है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं, ये ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यावहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है, मतलब कुछ अलग सी है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र अभारतीय कह देते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम कहते हैं कि हमारे भारत की है ही नहीं, ये संस्कार हमारे भारत के नहीं है, अभारतीय कह देते हैं हम उन्हें। ठीक है, किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि तत्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं, इसीलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करे, मतलब जो समाज को चलाते हैं। किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका या जिस घटना की घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। अब इसके मुख्य पात्र कौन कौन है? ध्रुव स्वामिनी है, ये रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है। यह एक दृढ़ एवं साहसी स्त्री पात्र है। परिस्थितिवश वह जरूर कमजोर पड़ती है पर हौसला नहीं हारती। पुरुष प्रवृत्ति यानी कि मनुष्य मैन का जो नेचर है एवं धार्मिक धर्म के नियामकों से तीखे प्रश्न करती है। मतलब वो कहती है पुरुष की ऐसी प्रवृत्ति क्यों है और धर्म के नियामक सिर्फ हमारे लिए ही क्यों है, ये समाज के सामने प्रश्न रखती है। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति उद्वेलित करती है और चंद्रगुप्त को बोलती है कि उसे अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है मंदाकिनी, नाटक की सजीव पात्र जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। वह भी धर्म के नियामक पुरोहित से बिना किसी डर और भय के सीधे प्रश्न पूछती है। वह रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। जब दूसरा राजा आक्रमण करता है, कहता है कि तुम ध्रुव स्वामिनी को हमारे पास भेज दो, तो वो उसका पति जो है वो भेज भी देता है। रामगुप्त जो उसका पति है, चंद्रगुप्त का बड़ा भाई है, उसको भेज देता है। तो मंदाकिनी जो है उसका विरोध करती है कि उसने ऐसे ये ठीक नहीं किया, अपनी कुल की मर्यादा को उसने वहाँ पर भेजा है। तीसरा कैरेक्टर है कोमा, शकराज की प्रेमिका जो उसे छोड़ देती है। कोमा स्वाभिमानी है, शकराज से कहती है राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता, क्योंकि शकराज कौन है? उसका मंत्री है जो उसे सजेशन देता है कि भाई तुम अपनी रानी को भेज दो। तो इसी वजह से क्या होती है, कोमा जो उसकी पत्नी है, प्रेमिका है, उसको छोड़ देती है। कहती कि एक स्त्री एक नारी को बिना कुचले क्या राजनीति का प्रतिशोध नहीं हो सकता। अंत में वह शकराज का शव लेने आती है। बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है शकराज की, तो उसका शव भी लेने आती है। चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का साहस एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र है। रामगुप्त का भाई है परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत है, मतलब रामगुप्त से बिल्कुल अलग है। शकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है, किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। मतलब वो उसका बड़ा भाई जिसकी पत्नी है वो तो भेजने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त है ये उसको भेजने के लिए तैयार नहीं है। रामगुप्त गुप्त साम्राज्य का शासक जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बना। विलासी प्रवृत्ति के साथ साथ घोर कायर पात्र जो युद्ध से बचने हेतु तो अपनी पत्नी को शत्रु को सौंप देता है। फिर है इसके अंदर शिखर स्वामी, रामगुप्त का सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का अमात्य, गुप्त साम्राज्य का मंत्री है। राष्ट्र रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के पहले का समर्थन, या यूं कहे रामगुप्त के निर्णय को धर्म और नीति की आड़ में सही बताने वाला यह अवसरवादी कुटिल धूर्त एवं अयोग्य अमात्य यानी अयोग्य मंत्री है। ये फिर है पुरोहित, एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भय नहीं है। शकराज स्वार्थी और विलासी प्रवृत्ति का एक शासक है जो ध्रुव स्वामिनी को अपने पास बुलाता है। रामगुप्त को कहता है कि तुम ध्रुव स्वामिनी को मेरे पास भेज दो तो हम तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी की चाह रखता है, स्त्री को महज वस्तु समझता है, भाग्यवादी है एवं मंगल अमंगल पर विश्वास रखता है। खिंगल रामगुप्त के यहाँ शकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला। मिहिरदेव कोमा के पिता एवं शक साम्राज्य के आचार्य हैं। ये धार्मिक एवं नैतिक हैं। अब इसमें गौण पात्र भी हैं, कुबड़ा, बोना, हिजड़ा, प्रतिहारी, सामंत कुमार, खड़गधारिणी, शक, सामंत, दासी, नर्तकियाँ, ये सब इसके सेकेंडरी पात्र हैं। अब विशेष क्या क्या है? रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद की सबसे सफल नाट्य कृति है
गुप्त काल का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में संस्कृत निष्ठ एवं व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। इस नाटक में मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव है। इसमें नाटकीय तत्वों का सर्वांगीण विकास हुआ है। अब कथासार क्या है, इसका मतलब समरी क्या है। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। पहले अंक में क्या होता है, नाटक का प्रारंभ ध्रुव स्वामिनी और खड़ग धारिणी के वार्तालाप से होता है, मतलब जो उसकी रक्षिका है। नाटक के इसी अंश से प्राप्त होता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया, परंतु रामगुप्त ने छल और कपट को न्याय का नाम देकर सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल और विलासी प्रवृत्ति का शासक है, वह डरपोक है। शक सम्राट की संधि जिसमें उसे ध्रुव स्वामिनी मांगी गई थी उसे देने का निर्णय कर लेता है। विवाह को अस्वीकार करते हुए कहता है, आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों को बोझ वह क्यों उठाए। अपनी पत्नी ही नहीं मानता, पत्नी मानने से इनकार कर देता है। ध्रुव स्वामिनी बार बार उसे अपने सम्मान की भीख मांगती है, पर वह युद्ध के डर से उसे शकराज को सौंप देता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए भी स्वयं शकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी उसे अकेले नहीं जाने देना चाहती, वह स्वयं भी साथ जाती है। दूसरे अंक में क्या है, इस अंक का आरंभ कोमा के साथ हुआ। वह भी एक व्यथित नारी है, क्योंकि उसका प्रेमी शकराज भी विलासी प्रवृत्ति का है। कोमा कौन है, शकराज की पत्नी जो ध्रुव स्वामिनी को बुलाता है संधि के बदले। ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला शकराज स्त्री को भोग्य और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। अपने आवेश में शकराज आचार्य मिहिरदेव का अपमान करता है। यह पूरा प्रकरण शकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वह चंद्रगुप्त के हाथों मारा भी जाता है। तीसरा अंक पूर्व के दोनों अंकों से उद्घाटित समस्याओं से विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। इस अंक में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है, क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। अब इसमें प्रमुख उद्धरण क्या क्या है, मुख्य लाइनें क्या क्या हैं। इसके अंदर पहले अंक की लाइनें हैं, राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य की गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद का धूल उड़ती है। ये मंदाकिनी ने कहा। जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से नष्ट करना ठीक तो नहीं। ये चंद्रगुप्त कहता है ध्रुव स्वामिनी से ही। अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा ना करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। ये ध्रुव स्वामिनी हताश होकर बोलती है। कितना अनुभूतिपूर्ण था वह क्षण, वह आलिंगन कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ये ध्रुव स्वामिनी बोलती जब उसे चंद्रगुप्त से मिलकर ऐसा महसूस हुआ था, फील हुआ था उसे ऐसा। दूसरे अंक की लाइनें हैं, यौवन तेरी चंचल छाया। ये कोमा की लाइन है, छल का बहिरंग सुंदर होता है। मिहिरदेव कहता है, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। ये कोमा शकराज से कहती है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। ये शकराज कहता है। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। ये मिहिरदेव कहता है। चंद्रे, मेरे भाग के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। ये ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से ही कहती है। तृतीय अंक, तीसरे अंक की लाइनें हैं, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। ये ध्रुव स्वामिनी कहती है, उसे भेजने का निर्णय लिया जाता है। विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। ये चंद्रगुप्त कहता है। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया, बल्कि तुम लोगों की दस्य वृत्ति ने उन्हें लूटा है। ये मंदाकिनी कहती है। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके। ये मंदाकिनी कहती है।